कानून नाम की हमें कहीं पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। हुक्मरानों को अपनी शायद उसी की फिक्र है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। सैकड़े लोग जो है वो मारे गए। पहले चौधरी फवाद साहब को पकड़ लिया, किसी को पसंद आए या ना आए कि यार आप ये बात ना करें। आज वो किराया 3 लाख हो गया। फवाद साहब से इन्होंने जिस्मानी रिमांड भी लिया था, क्या पूछा उनसे? इमरान खान को छोड़ दें, मेरा तो भाई भी है, दोस्त भी है। परवेज लाई साहब का जो बयानिया था जी कि ये असम्बलियां अगर तोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान होगा हमें, लेकिन आप समझते हैं कि उनका जो बयानिया था वो दुरुस्त था? तजारत हमारी बिल्कुल तकरीबन बंद हो चुकी है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने के लिए। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल इस वक्त जीरो के बराबर है। कुछ बैलेंस तो नहीं रहता ना। गवर्नमेंट इन लोगों से कोई हेल्प नहीं ले सकती। कंड्यूसिव टू बिजनेस। एक बंदे ने 5 करोड़ रुपया हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया। रात को मेरे पास 1 करोड़ रुपया था। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरे पास 85 लाख रुपया रह गया, गायब हो गया। मिर्जा महमूद जेलमी और दीगर साथियों को उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अब क्या समझते हैं? फवाद साहब को गाड़ी में बिठाकर घुमा रहे थे वो रोडों के ऊपर। वो सियाने बंदे हैं, उन्होंने उस तरह का कोई काम नहीं किया। अगर किसी को गिला है तो करें, अभी करें ना। बंदा चौधरी फवाद की तरह हो ना, वही बर्दाश्त कर लेता है। फवाद साहब को टॉर्चर भी किया। हमारे वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें थिन एंड थिक में हमारा सपोर्ट किया। बदला लेंगे फवाद साहब तो ना, बदला तो हम लेंगे ना। कल वो आ रहे हैं यहाँ जेल में, डिली डाली करके डिले कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे प्रोग्राम वॉच आई। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं इसी प्रोग्राम में, और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब, जो कि साबका तहसील नाज़म भी हैं जेहलम के, और उसके साथ साथ ज़िले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जेहलम के। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, हमारे पास आप मौजूद हैं आज। बड़ी अजीब सी सूरत हाल चल रही है, मतलब कानून नाम की हमें कहीं पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी, और हुक्मरानों को अपनी शायद कुर्सी की फ़िक्र है और आवाम को अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र है। सूरत हाल ऐसी है, बड़ी बेचैनी है हर तरफ। बिल्कुल मार्केट किसी भी हवाले से आप देख लें, कोई भी कारोबार देख लें, किसी भी बंदे से आप पूछ लें, किसी गरीब से, किसी अमीर से, हर जो पाकिस्तानी है वो आपको परेशान नज़र आ रहा है। तो सर, इस मौजूदा सूरत हाल में और फिर पकड़ दकड़ के जो सिलसिले हैं, अभी फवाद चौधरी साहब जो है वो जेहलम से ही उनका ताल्लुक़ है और उन्हें पकड़ लिया, वो फिर रिहा हुए, और उसके बाद अभी शेख रशीद साहब को जो है वो अरेस्ट किया हुआ है। तो क्या आप देख रहे हैं कि सूरत हाल सारी जा किस तरफ रही है? नहीं, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो पकड़ दकड़ है ना, आपको पता है कि पिछले दिनों में यहाँ पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें सैकड़े लोग जो है वो मारे गए हैं। और हमें उन दहशत गर्दों के पीछे जाना चाहिए जो मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं, नमाजियों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं। हम उनके ऊपर कंसंट्रेशन करने के बजाय हम अपने ज़ाती मामलात जो हैं उनको लेकर, जैसे पहले चौधरी फवाद साहब को पकड़ लिया, क्या अपना उन्होंने, ये तो एक इस तरह की बात है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब आप लोगों के मुंह बंद करना शुरू कर देंगे तो ये मुल्क किस तरह चलेगा, जब आपके ज़ारे ख्याल ही नहीं कर सकते अपना जो आपको गॉड गिवन राइट होती है कि आप जो समझते हैं वो कहें। किसी को पसंद आए या ना आए एक अलग बात है, लेकिन किसी के मुंह में कपड़ा नहीं डालना चाहिए कि यार आप ये बात ना करें। सही। तो ये चीज़ें जो है ये अनफॉर्चुनेटली मुल्क को लेकर जा रही है खाने जंगी की तरफ। जिस तरह आपने खुद कहा है कि आटा दस्तयाब नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे कि 35 रुपये एक टाइम में कर दिए। ठीक है, तो अब इमेजिन करें ना ये इफेक्ट क्या होगा। एक जो अपना हमारी तो आप देखें, अगर बंदरगाह से एक ट्रक आता है उसका किराया था 1 लाख रुपया, आज वो किराया 3 लाख हो गया। तो उसका फर्क किसको पड़ेगा? वो कंज्यूमर के ऊपर जाएगा ना। वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा है, वो जो सामान उधर से आ रहा है उसके ऊपर ऐड कर दिया जाएगा, जो अल्टीमेटली हमने बेयर करना है। तो ये ऐसी चीजें पता नहीं, मुझे समझ नहीं रहा कि मुल्क को क्यों फवाद साहब से इन्होंने जिस्मानी रिमांड भी लिया था, क्या पूछा उनसे? देखिए, वो हर तरीके से एक तो बात है, 2 दिन 48 आवर्स उनको गाड़ी में रखा। ये एक टॉर्चर, इट्स अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। वो कहते हैं बस घुमाते रहे हैं, मुझे घुमाते रहे हैं, सर्दी में पीछे बिठाकर खुली गाड़ी में उन्हें घुमाते रहे हैं। एक ज़हनी परेशानी, ज़हनी जो होता है वो मेंटल टॉर्चर करते रहे हैं कि वो मान जाएं कि जो ये चाहते हैं वो करें। मसलन मेन चीज तो यही थी ना कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। ठीक है, इमरान खान को छोड़ दें, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन ये ऐसा बहादुर शख्स है, मेरा तो भाई भी है, दोस्त भी है, उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि जिस तरह उसने अपने आप को कंडक्ट किया ना, आपने देखा ना कि ऐसे वक्तों के ऊपर पता चलता है कि कौन लीडर है और कौन नहीं है। मैं पहले मेरी चौधरी साहब से बात हुई थी तो मैंने कहा चौधरी साहब ये ना हो कि कहीं जैसे आमतौर पर सियासतदानों को हम देखते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं,
तो फवाद साहब के बारे में क्या ख्याल है? कहते नहीं मुझे पता है बीमार नहीं होंगे, वो फाइट करेंगे, बीमार नहीं होंगे, और बीमार हुए नहीं वैसे। देखो जी, मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाल उन्होंने कायम कर दी। इस तरह से इतनी मुसीबत में अपने आप को इस तरह करके कंडक्ट करना, इज्जत के साथ अपना अपना मोटिव जो है वो बयान करना। परवेज लाई साहब का जो बयानिया था जी कि ये असम्बलियां अगर तोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान होगा हमें, और वो चीज़ें हम एक तरह से देख भी रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म इसके क्या असरात होते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप समझते हैं कि उनका जो बयानिया था वो दुरुस्त था कि अब आप निकल गए, गवर्नमेंट से निकल गए, तो फिर ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। देखिए ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ये हाइंड साइट होती है। हाइंड साइट का मतलब होता है जब कोई काम हो जाए उसके बाद उसके ऊपर तबसरा करना। देखना ये होता है कि जब मौजूदा सिचुएशन जो आपके हैंड में होती है ना, फैसले तो उस वक्त होते हैं ना, उसके बाद फैसला ठीक हुआ गलत हुआ ये बाद में हम असेसमेंट करते हैं, लेकिन जब ये फैसला हुआ था वो बिल्कुल ठीक फैसला हुआ था और ठीक उन्होंने किया था। बिल्कुल सही है। हमारी मईशत के ऊपर और जो हमारे साथ तिजारत करने वाले ममालिक हैं उन पे आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ रहा है इस तमाम सिनेरियो का? देखिए, तिजारत हमारी बिल्कुल तकरीबन बंद हो चुकी है। बंदरगाहें आपकी बिल्कुल मुकम्मल फुल हो चुकी हैं, उधर कोई जगह नहीं है, बल्कि बेशुमार जहाज़ जो हैं, ये जो अपना वो तिजारत वाले होते हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है जब उधर जाएंगे, जब लंगर होंगे तो उस वक्त हमें शायद 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाहर समुद्र में खड़ा होना पड़े, उसके बाद हमारी बारी आएगी। और मैं बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं समझा भी दूं कि डॉलर की प्राइस की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि हम एक्सपोर्टर नहीं हैं, हम चूंकि इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास उनको शो ऑफ मनी के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि जिससे वो कहेंगे कि हाँ जी हम आपके मुल्क में आके कुछ चीज़ आपको देंगे तो हमें वो पैसा मिल जाएगा, जबकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल इस वक्त जीरो के बराबर है, आप कुछ भी नहीं आप बेच पा रहे हैं। सर, पीछे अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें, फ्रॉम राउंड अबाउट 2000 से लेकर हम हमेशा ज़्यादा इंपोर्ट करते रहे हैं और थोड़ा बाहर एक्सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, थोड़ी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, तो वो बैलेंस तो नहीं रहता ना। अभी ये स्टेज आ गया है कि हमारा कर्जा इतना हो गया है कि हम कर्जा लें, वो कर्जा सिर्फ किस्तों में जाएगा, हमारे मुल्क में खर्च नहीं होगा। तो क्या हमारे पास इतने बड़े बड़े जो हैं वो टाइकून्स बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी के हैं, जैसे ये बहरिया के हवाले से हम बात करें, सिटी के हवाले से बात करें, दीगर मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ये लोग कुछ स्पोर्ट या ये लोग कोई मैनेजमेंट के हवाले से, चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से गवर्नमेंट इन लोगों से कोई हेल्प नहीं ले सकती? देखिए, बिल्कुल ले सकती है, लेकिन ये जो बिजनेस होती है ना, इसके लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ता है। वो अंग्रेजी में उसे कहते हैं ना, कंड्यूसिव टू बिजनेस। ये कंड्यूसिव नहीं बना रहे, या हमें कुछ ऐसे जोन्स बनाने चाहिए जहां लोग अगर इन्वेस्टमेंट करें, जो टैक्स फ्री जोन्स हों, लोगों को इंसेंटिव दें, लोग वहां से पैसे जो है यहाँ लेकर आएँ। लेकिन अब देखें ना, होता क्या है, हमारे बहुत सारे दोस्त में जिनमें मैं खुद भी हूँ, हमने बाहर से पैसे लाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अभी होता क्या है कि आप एक बंदे ने 5 करोड़ रुपया हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया था, फर्ज करें 2 साल 4 साल पहले, उसकी यहाँ पे 10 करोड़ कीमत हो गई है उस प्रॉपर्टी की, लेकिन जब वो पाउंड में हिसाब करता है ना, हाँ, अब वो लॉस में है। तो किसी का दिमाग खराब है कि जो भी आप चीज बनाते हैं, मसलन ये जब इन्होंने एक दिन में इतना वो डॉलर बढ़ा था, तो लोग हिसाब कर रहे थे कि रात को मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, सुबह जब मैं उठा हूं तो मेरे पास 85 लाख रुपया रह गया, रात में 15 लाख रुपया जो है वो लोगों का गायब हो गया। तो ये ऐसे मुल्क में इस तरह के इन्वायरमेंट में कौन इन्वेस्ट करेगा? जहाँ पे इतनी गंभीर सूरत हाल है, जहाँ पर फवाद चौधरी, उनका एक बयानिया है, खान साहब के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं इंसानों से, तो सियासत में ये चीज़ें चलती हैं, साथ साथ होती हैं, गलत फैसले भी होते हैं, दुरुस्त फैसले भी होते हैं। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि नदीम अज़हर बंटी, मिर्ज़ा महमूद जेलमी और दीगर साथियों को उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? आप क्या समझते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबका हक है, हर बंदा हर वक्त वो कर सकता है, लेकिन देखना होता है सिचुएशन सही कि कब करनी है, वक्त ठीक है या वक्त गलत है। उन्होंने उस वक्त कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब फवाद साहब को गाड़ी में बिठाकर घुमा रहे थे वो रोडों के ऊपर, और ये पता है वो एक वो जो बॉक्सिंग होती है ना, उसमें कहते हैं डोंट हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है, बेल्ट के नीचे हिट नहीं करना चाहिए। ये तो इसी तरह था, एक बंदा नीचे गिरा हुआ है और ऊपर से जाकर आप उसे ठुडे मार रहे हैं,
ये वक्त नहीं ठीक था। अगर बाकी खान साहब के सबका नॉलेज हक में है। ये चीज आएगी तो आप क्या समझते हैं इम्पैक्ट क्या जाएगा इससे झेलम का? देखो इम्पैक्ट तो ऑलरेडी हमें पता चल गया पूरी। देखो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, मेरा सबके साथ ये बड़े जो हमारे हैं लीडर उनके साथ रब्ता है, तो जिसके साथ भी बात हुई उन्होंने उन्हें तान लान की है कि यार ये उन्होंने ये नहीं करना चाहिए थे, स्पेशली इस वक्त में नहीं करना चाहिए था जब फवाद साहब जो है वो तो इस जाहिद अख्तर प्रॉब्लम, साइलेंट है। वो सियाने बंदे हैं, उन्होंने उस तरह का कोई काम नहीं किया, वो बड़ी नहीं भी अच्छी बात है। देखो सही। होना भी नहीं चाहिए, कोई भी थोड़ा बहुत भी अक्ल वाला बंदा होता है ना तो हम्म, इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता। हाँ अभी वो बाहर आ गए हैं, हम्म, अगर किसी को गिला है तो करें, अभी करें ना, हम्म। लेकिन जब वो बंदा गिरा हो तो उसके ऊपर नहीं फिर इस तरह करना चाहिए। शेख रशीद साहब के साथ क्या सलूक होगा? देखो शेख रशीद साहब उनकी अपनी एक मिजाज है, और वैसे भी इज एन ओल्ड मैन नाउ, आई थिंक ही मस्ट बी राउंड अबाउट 70 70 प्लस होंगे जी। 70 प्लस होंगे। बूढ़े बंदे हैं, वो पता पेशाब की बात कर रहे थे, वो रुक गया, हार्ट के प्रॉब्लम है उनको और बेशुमार बीमारियां हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सर्वाइव करना, क्योंकि जो अजियत वो देते हैं ना, वो कोई तकड़ा बंदा चौधरी फवाद की तरह हो ना वही बर्दाश्त कर लेता फवाद है। साहब को टॉर्चर भी किया? देखिए वो एज ए फिजिकल टॉर्चर तो मैं समझता हूँ उन्हें नहीं हुआ, लेकिन मेंटल टॉर्चर इज जस्ट एज बैड एज मैं प्रोग्राम में देख रहा था, बड़े आपदीदा हो गए थे हाँ, अपने बच्चों को लेकर खास तौर पे। देखो ना वो सेंटिमेंटल हो गए। मैं जब उधर अपने जब वो जेल से निकले तो मुझे मिले, तो बड़े सेंटिमेंटल तरीके से मुझे मिले, बड़े प्यार से मुझे मिले, तो मुझे फील हो रहा था कि वो फील कर रहे हैं कि ये हमारे वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें थिन एंड थिक में हमारा सपोर्ट किया। तो ये तो चीजें होती हैं। बदला लेंगे वो जी, बदला लेंगे फवाद साहब? नहीं देखो बदला क्या लेना है कि किसी को पकड़ दकड़ करके डाल दें, वो बदला तो नहीं होता ना। बदला तो हम लेंगे ना पॉलिटिकली इनके साथ, ठीक है। जैसे पॉलिटिकली इनको हम मार देंगे ना, वो हमारा बदला होगा। बिल्कुल सही हो गया। और आप मतलब एज ए जिले सदर अब क्या समझते हैं कि खान साहब की तरफ से कोई कॉल आ रही है, कोई सिलसिला है इस तरह का, कोई गैदरिंग झेलम में, या फवाद साहब कोई जलसा या कोई इस किस्म की चीज़ कुछ होगी? कल चौधरी फवाद साहब जो हमारे लीडर भी हैं, भाई भी हैं, पाकिस्तान के इस वक्त मैं समझता हूँ उनका पार जो है ना, उनका लेवल जो है अभी इमरान खान के बाद सबसे बड़ा जो उनका है ना इस वक्त स्टेचर, वो बन गया है फवाद साहब का। कल वो आ रहे हैं यहाँ जेलम में। अच्छा। हम इंशाल्लाह भरपूर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इधर दरिया जेलम के पुल के ऊपर यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद एक काफिले की शक्ल में हम उन्हें लदर लेकर जाएंगे, वहाँ पे भी गैदरिंग होगी और इंशाल्लाह वो अपना खिताब करेंगे, और नेक्स्ट जो हिकमत अमली है उसके बारे में। आखिरी सवाल है आपसे कि इलेक्शन कहाँ पे देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? देखिए जो दिल की बात होती है वो तो मैं कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, और मैं चाहता भी हूँ कि हो जाएंगे, दिल भी करता है ये करवाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर नॉट श्योर कि ये करवाते हैं या भाग जाते हैं, इनके फेवर में नहीं है अभी, मेरे ख्याल है फेवर में नहीं है। it doesn't look like it। देखो वो भी असेस कर रहे होंगे कि इलेक्शन में जाएंगे तो इतने लितर पड़े हैं ना जिसका हिसाब ही नहीं है, तो जाहिर है वो सोच रहे हैं कि यार कोई डिली डाली करके डिले कर लें। मीडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मीडिया बस मैं तो हमेशा सबके साथ मेरा बड़ा अच्छा प्यार है, मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि अनबायस किस्म की रिपोर्टिंग किया करें। इट डजंट मैटर अपने बायसेस जो होते हैं ना, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसे साइड पे करके फैक्चुअल जो होती है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें, तो मेरे ख्याल है सबके लिए बेहतर है। आपने जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेहलम इनकी गुफ्तगू सुनी। गुजारिश ये है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी, ताकि वो जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक इंशाल्लाह जा सकेगी। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजार दे, और हमें दुनिया में एक इज़्ज़तदार कौम और इज़्ज़तदार मुल्क के तौर पर उभारे। जहाँ भी जाएँ कोशिश करें कि अपने सब हलाली परचम और सब पासपोर्ट की इज़्ज़त का सबब बने, ना कि बेइज़्ज़ती का। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।